नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इशरत जहां और उसके साथ 3 अन्य आतंकवादियों का कथित रूप से एनकाउंटर 15 जून 2014 को हुआ था। 12 साल काफी है कि इस मामले को जांच और सुनवाई के बाद अंजाम तक पहुंचा दिया जाता, लेकिन अभी तक इसका ट्रायल भी शुरू नहीं हो सका है। मगर राजनीति में इसे लेकर पहले भी ट्रायल चला है और एक बार फिर से शुरू हो गया है। सारे आरोपी जमानत पर रिहा होकर अपने अपने पदों पर जा पहुंचे हैं। 2004 से 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब थे और उनके सहयोगी अमित शाह को निशाना बनाया जाता रहा इस मामले में, लेकिन अब बीजेपी इसी मामले में कांग्रेस और यूपीए के समय में गृह मंत्री रहे चिदंबरम को घेरने लगी है कि उन्होंने इशरत जहां और 3 अन्य लोगों के एनकाउंटर को फर्जी साबित करने के लिए मंत्रालय के हलफनामे को बदला और जांच प्रभावित किया। अभी 3 बातें हुई हैं तुरंत। फरवरी के पहले सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई हमले के मामले में आरोपी हेडली ने कहा है कि इशरत जहां लश्कर के लिए काम करती थी। 28 फरवरी को पूर्व गृह सचिव के पिल्ले ने कहा है कि चिदंबरम ने पहला हलफनामा बदलवाकर दूसरा तैयार करवाया, अपने दफ्तर में आईबी के जूनियर अफसरों को बुलाकर हलफनामा टाइप करवा लिया और मेरे पास साइन करने के लिए भेज दिया। मंत्री ने जब खुद ही डिक्टेट करवाया है तो कोई देखता नहीं है क्योंकि वे बॉस हैं, हम सब ने साइन कर दिया। फिर गृह मंत्रालय के एक पूर्व अंडर सेक्रेटरी मणि ने बयान दिया है कि उन्हें दूसरे हलफनामे पर साइन करने के लिए टॉर्चर किया गया, सिगरेट से उनकी जांघ को दागा गया और साइन करवाया गया। क्या पिल्ले साहब चिदंबरम के हर डिक्टेशन को बिना पढ़े साइन कर देते थे या सिर्फ इशरत वाली फाइल नहीं देखी? इतनी महत्वपूर्ण फाइल क्या उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी तब जब उनके मंत्रालय के आईबी अफसर को चार्जशीट किए जाने की बात हो रही थी और कई आईपीएस अफसर जेल में थे? एक पूर्व गृह सचिव जब कहे कि मंत्री बॉस होता है और सबने बिना देखे साइन कर दिया तो पता चलता है कि इस देश में कैसे कैसे लोग गृह सचिव हुए हैं। कम से कम इस मामले में बीजेपी सांसद आरके सिंह ही बेहतर लगते हैं, जिन्होंने बतौर गृह सचिव पब्लिक और मंत्रालय के भीतर स्टैंड लिया कि वे आईबी अफसर राजेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देंगे। इशरत मामले में पूर्व गृह सचिव पिल्ले से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों का करियर दांव पर लगा हुआ है। पिल्ले से ज्यादा मजबूत उनके अंडर सेक्रेटरी आरबीएस मणि दिखते हैं, जिन्होंने बिना देखे साइन नहीं किया। मणि ने मीडिया से कहा है कि उनसे बयान पर दस्तखत कराने के लिए सिगरेट से दागा किया। मणि ने कहा कि हलफनामा तैयार नहीं किया था पर साइन जरूर किया। क्या हलफनामे पर दस्तखत करने के लिए भी मणि पर दबाव डाला गया था या फिर किसी बयान पर दूसरे बयान पर साइन कराने के लिए? गृह सचिव के पद पर बैठने वाले पिल्ले 2009 से लेकर 16 तक चुप रहे, लेकिन गृह मंत्रालय से शहरी विकास मंत्रालय जाते ही मणि ने अपने नए सचिव को पत्र लिख दिया, शहरी विकास सचिव को, कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। 14 जुलाई 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि मणि ने शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को लिखा है, जिसमें कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि आईपीएस सतीश वर्मा ने एक बयान पर दस्तखत कराने के लिए दबाव डाला। वर्मा चाहते थे कि मैं साइन कर दूं कि पहले हलफनामे को आईबी के 2 अफसरों ने तैयार किया है। अगर मैं साइन कर देता तो मेरे सीनियर फंस जाते क्योंकि उसमें राजेंद्र कुमार का नाम आ रहा था। मणि तब भी तो सिगरेट से दागने वाली बात बता सकते थे क्योंकि वे पिल्ले की तरह तो चुप नहीं थे, बोल ही रहे थे। सिगरेट से दागने की जांच तो होनी ही चाहिए। 2009 के साल में भी 2 हलफनामे को लेकर चर्चा हुई थी। अगस्त के हलफनामे में इशरत को लश्कर का आतंकी बताया गया था, जिसे चिदंबरम के आरोप है कि चिदंबरम ने अपनी पहल पर सितंबर 2009 के हलफनामे से हटा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार आरवीएस मणि ने पूछताछ करने वाले आईपीएस अफसर सतीश वर्मा पर एक गंभीर आरोप लगाए। हालांकि वर्मा ने उन बातों को जवाब देने लायक नहीं समझा, लेकिन मणि के अनुसार सतीश वर्मा ने उन्हें बताया था कि संसद और मुंबई में 2026-11 का जो हमला हुआ था वो भारत सरकार ने कराया है ताकि आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया जा सके। मणि ने सतीश वर्मा को सही कोट किया या ये बयान विभागों के आंतरिक झगड़े की राजनीति से प्रेरित है, पता नहीं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या ऐसे अफसर के बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसलिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बात उचित लगती है कि इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि पता लगे कि गृह मंत्रालय के भीतर अफसर क्या खेल रहे थे और यह खेल किस मंत्री के इशारे पर खेला जा रहा था। पुराना मामला है और इसकी जांच के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाई, सीबीआई ने भी जांच की, लेकिन अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। जैसा कि मैंने बताया, एक पक्ष है कि इशरत जहां और उसके साथ मारे गए 3 अन्य लोग लश्कर के आतंकवादी थे और वे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। इन चारों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। दूसरा पक्ष है कि एनकाउंटर फर्जी था, ये आतंकवादी नहीं थे, पुलिस ने प्लॉट तैयार किया। जावेद शेख नाम का एक शख्स जो आईबी अफसर राजेंद्र कुमार के लिए काम करता था, उसका इस्तेमाल इन चारों को अहमदाबाद बुलाने में किया गया।
इशरत जावेद को पहले से जानती थी, फिर पिल्ले ने कैसे कह दिया कि एक अकेली मुस्लिम लड़की पराये मर्दों के साथ कैसे जा सकती है? क्या जावेद के बारे में भी उनकी यही राय है कि वो राजेंद्र कुमार को जानता था या नहीं जानता था? 2011 में एनआईए ने इस मामले की जांच कर रहे एसआईटी के चेयरमैन को लिखा था कि डेविड कोलमन ने इशरत जहां का नाम लिया है, लेकिन कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसे मुकदमे का या कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। चिदम्बरम का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और इसके लिए पिल्ले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। कांग्रेस कहती है कि चिदम्बरम के साथ है। इस मामले पर वो सरकार में थी तभी से टारगेट हो रही है। बीजेपी भी यही कहती है कि उसे इस मामले को लेकर जमाने से टारगेट किया जाता रहा है। कांग्रेस ने दूसरे हलफनामे के पक्ष में सफाई देते हुए कहा कि 6 अगस्त 2009 को पहला हलफनामा फाइल किया गया, तब यह धारणा थी कि इशरत लश्कर से जुड़ी हुई है, एनकाउंटर में मारी गई है। 7 सितंबर 2009 को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट एसपी तमांग ने पाया कि काउंटर फर्जी है और इशरत के लश्कर से संबंध प्रमाणित नहीं होते हैं। अदालत के इस आदेश के आलोक में गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में संशोधन किया था। इस मामले में डीजी वंजारा समेत 7 पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया गया था। इस वक्त बाहर हैं। काफी लंबे समय तक जेल में रहने के बाद डीजी वंजारा ने आज एक ट्वीट किया कि जो भारत की राष्ट्रीय अखंडता के लिए काफी प्रेरक हो सकती है। अगर ऐसे लोग इस तरह से बोलने लगे तो देख लीजिएगा, खतरनाक भी। मुगलों को किताबों से निकालना ही पर्याप्त नहीं होगा। जो खुद को उनका उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, उन्हें भी भारत से निकालना पड़ेगा। यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि वंजारा साहब की किताबी योग्यता के बारे में पता चल सके। आप चुनौती भी नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए 3 किताबें भी लिखी हैं, जिन्हें जेल में बंद आसाराम बापू को समर्पित किया है। जेल में रहते हुए वंजारा ने 3 सितंबर 2013 को गुजरात सरकार और सीबीआई को एक पत्र लिख दिया था कि मैं काफी लंबे वक्त से चुप हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरा नरेंद्र भाई मोदी में विश्वास बना हुआ था, जिन्हें मैं भगवान की तरह मानता हूं, लेकिन मुझे दुख है कि मेरा भगवान अमित भाई शाह के बहकावे से नहीं बच पाया। अमित शाह गुजरात में प्रॉक्सी सरकार चला रहे हैं। ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि पता चल सके कि इशरत इनकाउंटर को अंजाम देने वाले अफसर भी कम दिलचस्प नहीं है। वो आपस में स्टिंग भी कर रहे थे बातचीत को लेकर। यह भी पता चले कि कैसे एक केस में आईबी के अधिकारी दूसरे को बचा रहे हैं, कैसे आईबी के अफसर को बचा लिया गया और कई आईपीएस अफसरों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर थे सत्यपाल सिंह तब, लेकिन अब बीजेपी के सांसद हैं। PUCL.org की रिपोर्ट के अनुसार 16 जून 2004 के इंडियन एक्सप्रेस के वडोदरा संस्करण में ज्वाइंट सीपी सत्यपाल सिंह का बयान छपा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि क्या वे आतंकवादी मुंबई से थे, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी, उन लोगों को हमें सूचना देनी चाहिए थी, यानी गुजरात पुलिस को, क्राइम ब्रांच को। हम उस औरत और कार के मालिक की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका मुंबई कनेक्शन था। 2004 में कहां पता होगा कि 10 साल बाद 2014 में उन्हें बागपत से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सांसद सत्यपाल सिंह ने हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा को कहा है कि इस केस के अंदर बहुत पॉलिटिकल मोटिवेशन थे। किस तरफ से थे? दोनों तरफ से हो सकते हैं, एक ही तरफ से हो सकते हैं। इसके बारे में वे संसद में विस्तार से जवाब देंगे। एक ही सीन चेंज हुआ इस मामले में कि इस बार बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि इशरत को कौन बचा रहा है, किसके इशारे पर बचाया जा रहा है। एजेंसियां अगर अपने समय पर इसको अंजाम पे पहुंचा देती तो एक एक बाल की खाल निकाल के राजनीति नहीं होती। और ये एक ऐसा किस्सा है कि उसके डिटेल में जाएंगे तो पुलिस अफसर एक दूसरे पुलिस अफसर के खिलाफ साजिश कर रहा है। एक पुलिस अफसर तमाम मंत्रियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जो गोली मारी गई है, मौके की जो एनकाउंटर की रिपोर्ट है, उसके कई तरह के वर्जन हैं। एक आईबी अफसर है जो इतना महान है कि उससे कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है, बाकी 7-7 आईपीएस लोग जेल जा सकते हैं। तो बहुत तरह का है और राजनीति तो अपना करेंगे, इनका अधिकार बनता है। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम, देखते रहिए।